नमस्कार, मैं हरि किशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खैरोड़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे वायु प्राचल। हमने कल वायु प्राचल पढ़ने से पहले हम लोग जो पिछले लेक्चर में जेड प्राचल के बारे में पढ़ा था, तो हमने निकाला था कि जेड प्राचल में जेड आर, जेड एफ और जेड ओ का मान कितना होता है, की वैल्यू कैसे निकालते हैं और किस प्रकार से हम लोग जो हमारा जेड प्राचल आता है उसको खुला परिपथ प्रतिबाधा कहते हैं। और हम लोग आज क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम लोग जो जेड प्राचल है उसको हम लोग प्रतिबाधा मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था, ये हमारा जाल था और उसके ये दो टर्मिनल है, दो टर्मिनल युग्म है। पहला युग्म है 1 1, दूसरा युग्म 2 2 टर्मिनल युग्म था। हम लोग थोड़ा जेड प्राचल के बारे में जान लेते हैं। तो हमने जेड प्राचल निकाला था, इस सर्किट में धारा I1 है और यहाँ पे वोल्टता V1 है, यहाँ पे हमारी वोल्टता V2 है और इसमें जो करंट है I2 है। ठीक है, हमने जेड प्राचल निकालते तो हमारा जो समीकरण देखो इस प्रकार से आए थे। हमारे जो V1 है वो हमारा फंक्शन था F1 I1 I2 का, और हमारा V2 जो फंक्शन था वो था I1 I2 का। ठीक है, इनसे हमने निकालते किस प्रकार से हमारा फंक्शन वो आए थे समीकरण V1 इक्वल टू जेड I1 प्लस जेड I2। ठीक है, और जो हमारा V2 आया था, हमारा V2 कितना था जेड एफ I1 प्लस जेड ओ I2। हमने कल जेड आई, जेड आर, जेड एफ और जेड ओ के मान निकाले थे। हम लोग इनको क्या है प्रतिबाधा मैट्रिक्स के रूप में लिखने के लिए हम लोग देखो इस जेड आई को क्या लिखेंगे, जेड 1 1 I1 प्लस जेड आर हम लोग लिखेंगे जेड 1 2 I2। ठीक है, और हम लोग V2 को इस प्रकार से लिखते हैं जेड 2 1 I1 प्लस जेड 2 2 I2। हमने जेड आई को जेड लिखा है, जेड आर को मैट्रिक्स के जो जेड प्रतिबाधा मैट्रिक्स है इसका एलिमेंट नंबर 1 2। ठीक है, और ये जेड 2 2 1 जेड एफ है और जेड 2 2 जेड ओ है। अब इसको हम लोग एक प्रतिबाधा मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें ये वोल्टा मैट्रिक्स होगी और इसमें से I1 I2 निकाल करने के बाद में ये प्रतिबाधा मैट्रिक्स होगी और फिर उसके बाद में स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में हम लोग करंट मैट्रिक्स को लिखते हैं। तो देखो मैट्रिक्स के रूप में क्या हुआ है, V1 V2 इक्वल टू Z11 Z12 Z21 Z22 और यहाँ पे हमारी I1 I2। ठीक है, इस प्रतिबाधा मैट्रिक्स की सहायता से हम लोग I1 I2 के किसी भी I1 I2 इसकी किसी की भी वैल्यू याद कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिट ट्रांसफर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था किस प्रकार से Z1 की या Z2 की वैल्यू याद कर सकते हैं लोग इस प्रतिबाधा मैट्रिक्स की सहायता से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो जेड प्राचल है उसको प्रतिबाधा मैट्रिक्स के रूप में इस प्रकार से वोल्टा तथा धारा में संबंधित किया। अब हम लोग पढ़ेंगे वायु प्राचल। वायु प्राचल, वायु प्राचल, इनको हम लोग क्या कहेंगे, इनको कहेंगे हम लोग
लघुपतित प्रविष्टता प्राचल। ठीक है, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर। ठीक है, इनको हम लोग लघुपतित क्यों कहते हैं? जिस प्रकार से हमारी जेड प्राचल की प्रतिबाधा मैट्रिक्स प्राप्त हुई थी, उसी प्रकार से हमारी वाई प्राचलों की भी एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी, लिखेंगे मैट्रिक्स होंगे हम लोग, और वो जो उसके जो प्रत्येक एलिमेंट है उसको ज्ञात करने के लिए हमें किसी एक टर्मिनल को हमको लघुपतित करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। जैसे हमें y1 ज्ञात करने के लिए इसको y2 ज्ञात करने के लिए इसको दी गई, उसी प्रकार से y12 और y21 भी आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, y प्राचल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, माना v1 व v2 स्वतंत्र चर है। ठीक है, v1 v2 को स्वतंत्र चर मान लिया और i1 i2 परपेंडिकुलर। तो क्या होगा, हम लोग और जो i1 और i2 है वो v1 v2 पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, परतंत्र है तो इस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो हम लोग i1 i2 को इन दोनों स्वतंत्र चरों के फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये परतंत्र चर है। जैसे जैसे हमारे v1 और v2 का मान बदलेगा, वैसे वैसे हमारा i1 और i2 का मान बदलेगा। तो दोनों के बीच में एक संबंध होने के कारण हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, देखो i1 इज फंक्शन ऑफ v1 v2 और i2 इज फंक्शन ऑफ v1 v2। ठीक है, i1 किसका फंक्शन है, v1 v2 का, i2 किसका फंक्शन है, v1 v2 का। क्योंकि हमें v1 और v2 ये वोल्टता और ये वोल्टता दोनों पता है, क्या कहें ये दोनों वेरिएबल है हमारे पास में, और इनको वेरी करके हम लोग i1 और i2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो दोनों समीकरण आए, समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 1 और 2 का पूर्ण अवकलन करने पर यहाँ पे क्या आएगा, di1 इक्वल टू डेल्टा i1 डिवाइड बाई डेल्टा v1 dv1 प्लस डेल्टा i1 डिवाइड बाई डेल्टा v2 dv2, समीकरण नंबर 3। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग इसका पूर्ण अवकलन कर देते हैं। पूर्ण अवकलन करने पर di2 इक्वल टू डेल्टा i2 डिवाइड डेल्टा v1 dv1 प्लस डेल्टा i2 डिवाइड डेल्टा v2 dv2। ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में 1 2 3 4 समीकरण हैं, इनसे ये आ गया और समीकरण से ये समीकरण आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास में अगर प्रतिबाधाएं रेखीय है, इसके अंदर जो लगी हुई प्रतिबाधाएं हैं वो रेखीय है, तो क्या होगा, धारा के किसी भी मान के जो हमारी वोल्टता और जो धारा है उनमें जो संबंध आएगा वो क्या आएगा, रेखीय संबंध आएगा। ठीक है, ओम के नियम का पालन करने के कारण रेखीय प्रतिबाधा ओम के नियम का पालन करती है, तो यहाँ पे हमारे धारा और वोल्टता में संबंध रेखीय होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, कम मान की प्रतिवर्ती धारा लगाते हैं, ये कम मान का प्रतिवर्ती वोल्ट है। यहाँ पे चूंकि वोल्टता है, वोल्टता स्वतंत्र चर है, हम लोग क्या करते हैं, कम मान का वोल्टता स्रोत प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, कम मान का प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत
प्रयुक्त करने पर, ठीक है, कम मान का प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रयुक्त करने पर धारा और वोल्टता का अनुपात, धारा व वोल्टता अनुपात स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। अगर हम लोग कम मान की वोल्टता स्रोत इसमें प्रयुक्त करें तो क्या होगा? धारा और वोल्टता का जो अनुपात है, देखो यहाँ पे धारा वोल्टता का अनुपात है, ये धारा वोल्टता का अनुपात, यहाँ पे धारा वोल्टता का अनुपात और यहाँ पे भी धारा वोल्टता का अनुपात है। ये अनुपात क्या रहेगा? ये अनुपात स्थिर रहेगा, ठीक है। और ये अनुपात वैसे ही रहेगा जैसे हम लोग माने कि हम इसमें कोई आयमान की धारा और V1 वोल्टता लगाए, यहाँ पे V2 वोल्टता लगाए और इसमें I1 धारा प्रवाहित तो इसमें I2 धारा प्रवाहित तो V1 और I1 का जो अनुपात होगा, सॉरी I1 और V1 का अनुपात होगा वो डेल्टा I1 और डेल्टा V1 के अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि ये स्थिर रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्लेसमेंट करते हैं, हम लोग DI1 को रिप्लेस करते हैं I1 से, ठीक है, और DI2 को रिप्लेस करेंगे I2 से, और DV1 को रिप्लेस करते हैं हम लोग V1 से, और DV2 को रिप्लेस कर दो V2 से, ठीक है। और ये क्या है? ये जो I1 है डेल्टा DI1 और DV1, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा जो डेल्टा I1 और डेल्टा V1 है, ये प्रवेशिता की विमा होती है, ये भी प्रवेशिता की विमा है, प्रवेशिता की है, प्रवेशिता की, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको प्रवेशिता के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 और 4 को इस प्रकार से लिख सकते हैं लोग, I1 इक्वल टू Y1 V1 प्लस YR V2, ये हमारा समीकरण नंबर 5 हो गया। और इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, I2 इक्वल टू YF V1 प्लस Y2 V2, ठीक है। ये हमारे समीकरण नंबर 6 हो गया। तो हमारे पास में 5 और 6 समीकरण आ गए। अब हम लोग यहाँ से याद करेंगे कि इसको लघुपद प्रवेशिता प्राथमिक क्यों कहते हैं, ठीक है। हमने क्या किया है, जस्ट DI1 को I1 से रिप्लेस कर दिया, इसको हमने YI, ठीक है, इसको YI लिखा, फिर ये DV1 है हमारा, DV1 को V1 लिखा, फिर इसको हमने YR से रिप्लेस कर दिया, और DV2 है उसको हमने V2 लिखा। उसी प्रकार से हम DI2 को I2 से रिप्लेस कर दिए यहाँ पे, और ये जो है उसको हमने YF लिखा, और DV1 क्या है, DV1 को हमने V1 लिखा, और इसको हमने Y4 से रिप्लेस कर दिया, DV2 को क्या लिखा, DV2 को Y2 लिख दिया, तो ये DV2 को Y2 लिख दिया, ठीक है। हमने माना है ये इससे रिप्लेस करना है। अब हम लोग, हमको पता है कि YR, YF और YO का मान कितना है, इनका मान यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इस बीच वाली लाइन को मिटा के मैं दिखा देता हूँ। इसको मैंने YI लिखा है, इसको YR लिखा है, इसको YF लिखा है, इसको Y2 लिखा है, ठीक है। ये रिप्लेस किया है, साथ साथ मैंने इनकी जगह ये भी लिखा है, तो ये नीचे वाले समीकरण आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, किस प्रकार से हम लोग को लघुपद प्रवेशिता प्राचल कहते हैं, ठीक है। देखो
हम वाई आई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस वाई आई ज्ञात करने, क्योंकि ये हमारा वेरिएबल है वाई v1 और v2, हमारा v1 और v2 क्या है, स्वतंत्र चर है, वेरिएबल है, तो हम लोग इनको इनकी वैल्यू क्या 0 से लगा के कुछ भी मान सकते हैं, जो भी मानना चाहते हैं लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें वाई आई मान ज्ञात करने के लिए हम लोग इस v2 को 0 मान लेंगे, ठीक है, v2 0 मान लेंगे, v2 इक्वल टू 0 मानने पर v2 को 0 मानते हैं तो हम लोग क्या आएगा, देखो ये v2 0 कब हो सकती है, ये v2 0 तभी हो सकती है जब हम लोग इसको लघुपतित करेंगे, इस टर्मिनल को इस टर्मिनल को दो इस टर्मिनल जो है उनके दोनों टर्मिनलों को हम लोग एक चालक तार से जोड़ दें, तो फिर हम लोग इस दोनों बिंदु के बीच में अगर विभव का मान ज्ञात करना चाहेंगे तो 0 आएगा वोल्टा का मान। तो इसका मतलब है कि अगर v2 0 है तो ये टर्मिनल लघुपतित है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, टर्मिनल युग्म 2 लघुपतित है, ठीक है। v2 को 0 माना, या तो हम लोग लिख सकते हैं v2 को 0 माना, या हम लोग लिख सकते हैं कि टर्मिनल युग्म 2 लघुपतित है। जब टर्मिनल युग्म 2 लघुपतित होगा तो हमारा v2 का मान कितना आएगा, 0 आएगा, ये 0 हो गया, आप लोग यहाँ से y आएगा मान निकाल सकते हैं। अतः समीकरण 2 से 5 से अतः समीकरण 5 से क्या आएगा, यहाँ से क्योंकि ये तो 0 हो गया तो यहाँ पे y i इक्वल टू i1 डिवाइडेड बाय v1 आएगा, तो हमारा y i इक्वल टू i1 डिवाइडेड बाय v1। देखो इसको हमारा y i निकल था कि ये i1 और v1 का जो मान आता है, ठीक है, विमा आती है वो प्रविष्ट तक विमा आती है, इसमें हमने i लिखा है और एक i इसमें लिखा है क्योंकि ये i1 और v1 हमारा जो इनपुट टर्मिनल है, ठीक है, निवेशी टर्मिनल है, उनके बीच में वहां पे पूर्णता और उस परत में प्रवाहित धारा का मान होने के कारण उसको i से रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब निवेशी। तो इसको हम लोग y i में क्या कहेंगे, हमारी y i क्या है, y i इक्वल टू लघुपतित निवेशी प्रवेशिता, क्योंकि ये टर्मिनल युग्म 2 का लघुपतन करने के बाद आई है, इसलिए हम लोग इसको लघुपतित निवेशी प्रवेशिता कहते हैं। अब हम लोग जिस प्रकार से हमने y i ज्ञात किया उसी प्रकार से y r ज्ञात कर सकते हैं। तो y r दूसरा हमारा देखो y i इसके बराबर है, ठीक है, तो हम लोग इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं। अब हमारा y r क्या होगा, y r ज्ञात करने के लिए क्योंकि v1 और v2 वेरिएबल होते हैं तो हम लोग v1 का वैल्यू 0 चूज कर सकते हैं, तो हमने 0 चूज किया इसका वैल्यू। तो जैसे हम v1 का वैल्यू v1 इक्वल टू 0 लेने पर, अगर v1 0 लेते हैं तो क्या होगा, ये 0 कब होगा, जब टर्मिनल युग्म a11 लघुपतित हो, ठीक है, तभी हमारे इन दोनों युग्मों पर भी जो वोल्टा है उसका मान 0 आएगा, ठीक है। तो v1 इक्वल टू 0 लेने पर मतलब युग्म टर्मिनल युग्म 11 लघुपतित हो, टर्मिनल युग्म क्या है, लघुपतित है। हम इसको मिटा देते हैं, v1 इक्वल टू 0 लेने पर इसका मतलब होगी युग्म 11 टर्मिनल युग्म 11 लघुपतित है। अब जब हम लोग v1 को 0 लेते हैं तो हम लोग y r का मान निकाल सकते हैं। तो y r कितनी आएगी हमारी, i1 डिवाइडेड बाय v2, तो y r कितनी आएगी, y r इक्वल टू i1 डिवाइडेड बाय v2।
लघुपतित परिपथ की उत्क्रमण आंतरिक प्रवेशिका। ठीक है, तो जो हमारी वाई आर आई है उसको हम लोग क्या कहेंगे, लघुपतित परिपथ की उत्क्रम प्रवेशिका। लघुपतित क्यों कहेंगे, क्योंकि हमने एक युग्म का लघुपतन किया है। अब ये इसको उत्क्रम आंतरिक क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं इस युग्म का लघुपतन करने के बाद में हमने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया और उसके कारण कितनी करंट यहाँ पे किस पे आई, उत्क्रम हो गया है, मतलब हमने निर्गम पे लगाई है, निवेश पे आई है, इसके कारण उल्टा होने का। ठीक है, आउटपुट पे लगा वोल्टेज सोर्स लगाने पे हमारे निवेश जो परिपथ है उसमें धारा उत्पन्न, कितनी धारा उत्पन्न हुई, उस धारा का वो जो निर्गम टर्मिनल है उसमें अप्लाई वोल्टेज होते हैं, उन दोनों का अनुपात है, इसलिए क्या होते हैं, इसको उत्क्रम आंतरिक प्रवेशिका कहते हैं, वाई आर। अब देखो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ से वाई एफ और वाई ओ निकाल सकते हैं। यहाँ से वाई एफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वाई एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, इस V2 को शून्य लेते हैं। ठीक है, तो V2 शून्य लेने पर, चूंकि V2 शून्य लिया है तो V2 शून्य कब होगा, V2 शून्य होगा जब ये टर्मिनल लघुपतित हो। ठीक है, इसका मतलब है Q2 का लघुपतन, Q2 का लघुपतन। ठीक है, अब जब V2 को शून्य मानते हैं तो ये हमारा युग्म Q2 लघुपतन हो जाता है इसका, और हमारा V1 निकाल सकते हैं लोग यहाँ से, सॉरी वाई एफ निकाल सकते हैं। वाई एफ कितना आएगा, I2 डिवाइड बाय V1, तो वाई एफ इक्वल टू I2 डिवाइड बाय V1। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस वाई एफ को क्या कहेंगे, देखो वाई एफ को क्या कहेंगे, वाई एफ को हम लोग कहेंगे, अब इसको कहेंगे लघुपतित परिपथ की अग्र आंतरिक प्रवेशिका। ठीक है, क्या कहेंगे, लघुपतित परिपथ की अग्र आंतरिक प्रवेशिका। देखो लघुपतित क्यों कहा, क्योंकि हमने एक टर्मिनल का लघुपतन किया है, उसके बाद ज्ञात किया वाई, और अग्र आंतरिक क्यों कहेंगे, क्योंकि हमने वाई V2 को शून्य मान लिया। अब हमने क्या किया, इस युग्म पर हमने वोल्टेज स्रोत प्रयोग किया और इसके कारण इस परिपथ में कितनी धारा हुई, क्योंकि निर्गम पर वोल्टेज स्रोत अप्लाई किया है और आउटपुट पे हमने करंट लिया है। ठीक है, करंट और फिर इनपुट का वोल्टेज इसका अनुपात लिया है, इसे इस पर लगाने के बाद इस पर कितनी करंट उत्पन्न हुई, इसके दोनों का अनुपात होने के कारण इसको हम लोग क्या कहेंगे, अग्र आंतरिक, फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस। ठीक है, इसको हम लोग अग्र आंतरिक प्रवेशिका कहेंगे। अब उसी प्रकार से हम लोग वाई ओ का मान ज्ञात करेंगे। वाई ओ का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग V1 को शून्य लेते हैं, तो V1 इक्वल टू शून्य लेने पर V1 शून्य कब होगी, जब 1 का लघुपतन होगा। ठीक है, 1 का लघुपतन होगा, V1 कब शून्य होगी, जब 1 का लघुपतन होगा। अब जब यहाँ पे V1 शून्य है तो ये पूरा टर्म शून्य हो जाएगी। हम लोग यहाँ से वायु का मान निकाल सकते हैं, वायु का मान कितना आएगा, वायु इक्वल टू, यहाँ से देखो I2 डिवाइड बाय V2 आएगा, I2 डिवाइड बाय V2, I2 डिवाइड बाय V2 को हम लोग क्या कहेंगे, V2 को हम लोग कहेंगे वायु को क्या कहेंगे, लघुपतित परिपथ की
निर्गम प्रवेशिका। ठीक है, तो वायु क्या है हमारी लघुपतित परिपथ की निर्गम प्रवेशिका। लघुपतित क्यों है? क्योंकि हमने टर्मिनल युग्म एक का लघुपतित किए हैं और इसकी विमा हमारी प्रवेशिका के बराबर आती है। और चूंकि I2 V2 है हमारा, तो टर्मिनल युग्म 2 पे अगर निर्गम टर्मिनल युग्म हमने निर्गम टर्मिनल में ये है, इसलिए हम इसको वायु से प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब सकते हैं गया, हम इसको वायु को कहते हैं, इसको वायु को कहेंगे, इसको वायु को कहेंगे, इसको वायु को कहेंगे। और इस प्राचल को हम लोग लघुपतित प्रविष्टा प्राचल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्राचल आते हैं उसकी बीमा प्रविष्टा की आती है। और लघुपतित क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो ज्ञात करते हैं हम लोग किसी टर्मिनल का लघुपतित करते हैं, इसलिए हम लोग इसको लघुपतित प्रविष्टा प्राचल कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रविष्टा प्राचल को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, किसके रूप में लिखेंगे? मैट्रिक्स के रूप में। हमारा एक समीकरण है I1 इक्वल टू Y1 YI V1 प्लस YR V2। ठीक है, समीकरण नंबर 5। और समीकरण नंबर 6 है हमारा I2 इक्वल टू YF V1 प्लस Y2 V2। ये समीकरण नंबर हमारा 6 है। ठीक है, हम लोग इनको मैट्रिक्स के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे? I1 इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2। ठीक है, और I2 कैसे लिखेंगे हम लोग? Y21 V1 प्लस Y22 V2। ठीक है, देखो हमने YI को Y11 लिखा है, YR को हमने Y12 लिखा है। इस समीकरण में हमने YF को क्या लिख दिया? YF हमने Y21 लिखा है और इसको हमने Y22 लिखा है। ठीक है, लिख के हमने यहाँ प्लेस कर दिया। अब हम लोग इसको प्रतिबाधा मैट्रिक्स के रूप में किस प्रकार से लिख रही हूँ? I1 I2 इक्वल टू Y11 Y12 Y21 Y22। ये हमारा हो गया V1 V2। ये हमारा लघुपतित प्रविष्टा प्राचल को लघुपतित प्रविष्टा प्राचल को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। और इस मैट्रिक्स फॉर्म में जो लघुपतित प्रविष्टा प्राचल है उसका हमारा जो टर्मिनल युग्म 1 और 2 पर जो हमारी वोल्टता है और धारा है उनमें किस प्रकार से संबंधित किया जा सकता है मैट्रिक्स के रूप में, वो हमारी ये संबंध है। ठीक है, वो संबंध हमारा ये है। इस प्रकार से हम लोग, और हमने जो जेड प्राचल है, ठीक है, जेड प्राचल था उसमें हमने किस प्रकार से संबंधित किया था? V1, देखो मैं लिखता हूँ जेड प्राचल के लिए जो मैट्रिक्स थी, V1 V2 इक्वल टू Z11 Z12 Z21 Z22 और ये हमारा I1 I2 था। ठीक है, देखो जो जेड प्राचल के लिए मैट्रिक्स का संबंध है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर धाराओं में और जेड प्राचल के संबंध है। यहाँ से हम लोग जेड प्राचल याद कर सकते हैं ये, और यहाँ से पता कर सकते हैं कि हमारा जो I1 और I2 है ये क्या है? हमारा स्वतंत्र चल है, और V1 और V2 हमारा डिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो हम लोग इस मैट्रिक्स फॉर्म की सहायता से हम लोग V1 और V2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग किसी भी प्रतिबाधा मैट्रिक्स का मान पर्टिकुलर ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात करना चाहे तो। और यहाँ पे हमारा V1 और V2 क्या है? स्वतंत्र है, और I2 स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से हम लोग जेड प्राचल और वायु प्राचल के मान ज्ञात करते हैं।
किस प्रकार से हम लोग इंडिकेट करते हैं आई ओ और आर एफ पदार्थ लगा सकते हैं, ठीक है, ये पदार्थ लगा करके। और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शंकर या एच प्राचल के बारे में पढ़ेंगे। शंकर और एच प्राचल में हमने जिस प्रकार से वायुमंडल लघुपथता जेड प्रामंडलों के लिए कुछ प्रतिबाधा हमने ज्ञात की थी, जेड प्राचल ज्ञात की थी, उसमें हमारे जो टंडल युग्म है, कभी ये वाला टंडल युग्म, कभी ये वाला क्या था, खुला रहता था, वायु प्राचल में ये ओपन रहते हैं। उसी प्रकार से शंकर प्राचल में हमारे इसी प्रकार से मैट्रिक्स आएगी, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट में हो सकता है उसमें ट्रिक्स आता है लघुपथ का भी प्रयोग करते हैं हम लोग, और ओपन सर्किट का भी प्रयोग करते हैं, इसलिए उसको शंकर प्राचल कहते हैं।